सब। ज्यादा हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में, मुझे एक बात बताओ, हमने ये कवर किया था एडवांसेस एडवांसेस एंड पेएबल्स। मुझे याद पड़ है, शायद हमने कर लिया था, मुझे ज़रा कंफर्म कर दो। ये हमने कर लिया था, चैलेंज कोड। अच्छा, आज हमने ना डेप्रिसिएशन स्टार्ट करने डिटेल में कि ये होता क्या है। हाँ, मेरा ना स्टूडियो ज़रा चेंज है, तुम लोगों को शायद पता चल रहा हो। ये वो वाला स्टूडियो है जहाँ से आप सही एसिड से पढ़ते हैं। अच्छा, सर क्वेश्चन 19 एंड 20 सेम है लेकिन आंसर्स डिफरेंट हैं। 19 एंड 20 सेम नहीं है। 19 एंड 20 सेम नहीं है। देखो क्या फर्क है। 19 में लिखा हुआ है एंटिटी पेड 50% ऑफ अमाउंट ड्यू, और यहाँ पे है एंटिटी पेड 50% ऑफ टोटल बिल। यहाँ पर 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू, 20% एडवांस 8 लाख का, 20% एडवांस 160 दिया था। ये हमारे पास आंसर आया था। 160 माइनस किया, ये आ गया जी 640,000। और 640 का हमने 50% पे किया था, 320,000।
और इस क्वेश्चन में 20 में 8 लाख का 50% पे किया था, 400,000। ये फर्क है इन दोनों। सेम नहीं, सेम नहीं, फर्क है। और जो छोटा फर्क नहीं है, बाकी सेम है वहां पे ना। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसकी एंट्री क्या है। इसकी एंट्री इसलिए डिफरेंट हो रही है कि इक्विपमेंट डेबिट होना है। इसके अंदर इक्विपमेंट आपका 8 लाख से डेबिट होना है। एडवांस आपने दिया था 160,000 ही। और अब जो यहाँ से कैश या बैंक से आपने पेमेंट की है ना, हम यहाँ पे अगर आपको कहें कि आपने जो बैंक से पेमेंट की है वो आपने की है 4 लाख रुपए। अब अदर पेएबल में जो अमाउंट आनी है वो आनी है 8 लाख में से -160,000 -4 लाख। अभी कितनी अमाउंट बनती है ये? 4 लाख वो पे हो गया, 160 वो पे हो गया, 240,000 बचते हैं। तो इसका आंसर था ए। कुछ समझ आया? अच्छा जी। अब मैंने आपको ना एक चीज पढ़ानी है, यूजफुल लाइफ। अपने पास हेडिंग दे लें, यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ क्या होती है वैसे? यूजफुल लाइफ होती है बच्चों, छोटे बच्चों, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ एसेट एट। यूजफुल लाइफ होती है रिमेनिंग, सॉरी सॉरी, पीरियड ओवर विच एसेट shall be available for use in a business। यूजफुल लाइफ के मुकाबले में एक और जिंदगी होती है, उसे कहते हैं इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ होता है मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन एसेट। जो एसेट की मैक्सिमम लाइफ होती है ना उसे कहते हैं इकोनॉमिक लाइफ। और जो यूजफुल लाइफ होती है वो लाइफ होती है, वो पीरियड होता है ओवर विच एसेट शैल बी अवेलेबल फॉर यूज इन अ बिजनेस। इसकी एग्जांपल से समझो, तो मेरे पास एक फोन है, मेरे पास एक मोबाइल फोन है। मैं कहता हूँ कि यार इस मोबाइल फोन को मैंने 3 साल इस्तेमाल करना है और उसके बाद मैंने अपग्रेड कर लेना है। तो मेरे लिए उस मोबाइल फोन की जो लाइफ है वो है 3 इयर्स। और मगर उसकी इकोनॉमिक लाइफ हो सकता है मोबाइल फोन के 10 साल हो, 20 साल हो। ठीक है, तो वो मैक्सिमम लाइफ, मगर मैंने कितना इस्तेमाल करना है उस एसेट को, मैं कितना इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं अपने पास कितनी देर उस चीज को अवेलेबल रखना चाहता हूँ, इसे कहते हैं यूजफुल लाइफ। तो फर्क पता चल रहा है आपको? पीरियड ओवर विच एसेट शैल बी अवेलेबल फॉर यूज इन अ बिजनेस। एक गाड़ी है, लेट सपोज एक गाड़ी है, उसकी इकोनॉमिक लाइफ हो सकता है 20 साल हो, आपको 25-25 साल पुरानी गाड़ियां भी रोड पे चलती भी मिलेंगी। तो इकोनॉमिक लाइफ 25 साल हो सकती है, मगर एक बिजनेस कहता है कि यार हमने अपनी गाड़ियों को सिर्फ 5 साल इस्तेमाल करना, 5 साल बाद हमने इन गाड़ियों को बेच देना, नई गाड़ियां ले लेनी। तो अब बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस ने उस गाड़ी को 5 साल इस्तेमाल करना है, तो 5 साल यूजफुल लाइफ होगी और 20-25 साल जो है वो इकोनॉमिक लाइफ होगी। तो अकाउंटिंग में आपको सबसे पहले तो यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ का फर्क पता होना चाहिए। इसके बाद अगली चीज मैंने आपको जो सिखानी है ना, आपको मैंने दो चीजें सिखानी। फॉर एग्जाम्पल, एक एसेट है, एक एसेट है, बिजनेस ने बाय किया और उसकी यूजफुल लाइफ है 4 इयर्स, लेट्स सपोज।
पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। ये मैंने यूजफुल लाइफ की टाइमलाइन बनाई। यहाँ पे यूजफुल लाइफ स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर उसकी यूजफुल लाइफ क्या हो रही है, एंड हो रही है। ये जब यूजफुल लाइफ स्टार्ट होती है ना, तो जो एसेट की वैल्यू होती है उसे कॉस्ट कहते हैं। जो यूजफुल लाइफ स्टार्ट पे वैल्यू ऑफ एसेट होगी, इसको कहते हैं कॉस्ट। और यूजफुल लाइफ के एंड पे जो वैल्यू ऑफ एसेट होती है, इसे कहते हैं रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, अभी बाद में बताते हैं। ये मुझे एक बात बताओ कि यूजफुल लाइफ जब स्टार्ट हुई है और एसेट की वैल्यू क्या होगी, जो उसकी कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमने एक कार खरीदी है, हमने एक बाइक, फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर खरीदा है रुपीज फिर 60,000। सही है जी। फर्नीचर खरीदा रुपीज 60,000। ये जो यूजफुल लाइफ जब स्टार्ट होगी ना, तो फर्नीचर की जो वैल्यू होगी वो 60,000 होगी। यूजफुल लाइफ जब स्टार्ट होगी तो फर्नीचर की वैल्यू क्या होगी, 60,000 होगी। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, फर्नीचर की वैल्यू में क्या आएगा, फर्नीचर की वैल्यू में ड्रॉप आएगा। ठीक है। ये हो नहीं सकता कि आपने फर्नीचर खरीदा था, उसकी वैल्यू थी 60,000, जब आपने उसको 4 साल इस्तेमाल किया तो तब भी फर्नीचर की वैल्यू 60,000 ही थी। फर्नीचर की वैल्यू में कमी आएगी। वैल्यू का मतलब होता है फर्नीचर की वर्थ में कमी आएगी। जब आपने एक लैपटॉप नया खरीदा था, उस वक्त जो उसकी प्राइस थी, 4 साल बाद उसकी प्राइस में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जब एक मशीन नई खरीदते हैं, उस वक्त जो उसकी प्राइस होती है, ओवर द यूजफुल लाइफ जब आप उसको इस्तेमाल करते हो, उसने पुराना भी होना, उसने घिसना भी होना है, टेक्नोलॉजी भी चेंज होनी है, लोगों की डिमांड पे भी शिफ्ट आना है, तो क्या होगी, वैल्यू वर्थ चीजों की क्या हो जाती है, ओवर द टाइम उनको इस्तेमाल करने की वजह से चीजों की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। वैल्यू से मुराद उस चीज की जो वर्थ है, उस चीज की जो औकात है। तो लेट सपोज फर्नीचर आपके पास 60,000 का था, और फर्नीचर को आपने यूज किया, और जब यूजफुल लाइफ एंड हुई, 4 साल गुजरे, तो उस एसेट की वैल्यू रह गई 20,000 रुपये। ये जो 60,000 होगी ये हमेशा कॉस्ट होगी, और ये जो 20,000 यूजफुल लाइफ के एंड पे जो एसेट की वैल्यू बच जाया करेगी, उसे क्या कहा करेंगे, रेसिडुअल वैल्यू। इसको मैं लिखवाता हूँ आपको। तीन चीजें हैं, एक है कॉस्ट, एक है यूजफुल लाइफ, एक है आरवी, रेसिडुअल वैल्यू। एक है कॉस्ट, तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं, यूजफुल लाइफ, और तीसरी चीज है रेसिडुअल वैल्यू। कॉस्ट की एक वो लंबी चौड़ी डेफिनेशन आपने पढ़ी है, इसकी आसान डेफिनेशन है वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ, और रेसिडुअल वैल्यू का मतलब है वैल्यू एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है जी। कॉस्ट का मतलब वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ, और रेसिडुअल वैल्यू का मतलब वैल्यू एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है, रेसिडुअल का मतलब अगर आप डिक्शनरी में जाके चेक करेंगे, गूगल करेंगे, तो रेसिडुअल का मतलब आएगा आपके पास रिमेनिंग। तो रिमेनिंग वैल्यू, बकाया वैल्यू कितनी रह गई एसिड की यूजफुल लाइफ के एंड पे, तो इसको क्या कहेंगे, रेसिडुअल वैल्यू कहेंगे। तो इससे भी आपको एक बात समझ आ सकती है, कॉस्ट यूजफुल लाइफ, जब एसेट आपने खरीदा उसकी यूजफुल लाइफ के स्टार्ट पे जो वैल्यू है वो कॉस्ट है, और यूजफुल लाइफ के एंड पे जो वैल्यू है वो रेसिडुअल वैल्यू है। और यूजफुल लाइफ का आपको पता है कि नंबर ऑफ ईयर्स एसेट यूज्ड बाय द बिजनेस। नंबर, ये मैंने शॉर्ट करके लिखा है, ठीक है, इसलिए ग्रामर पे ना जाना। नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एसेट इज यूज्ड बाय द बिजनेस, ठीक है, सही ग्रामर भी है। नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एसेट इज यूज्ड बाय द
बिजनेस, इसको क्या कहेंगे, यूजफुल लाइफ। तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए, कॉस्ट, रेसिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ। अगर ये तीन क्लियर है फिर आगे चलते हैं। चलिए अब यही एग्जांपल ले लेते हैं। कॉस्ट थी लेट्स सपोज 60,000 और रेजिडुअल वैल्यू थी 20,000 इस फर्नीचर की। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ कितना है। एसेट की वैल्यू में यूजफुल लाइफ, एसेट की वैल्यू में यूजफुल लाइफ के ऊपर फॉल कितना, यानी कि जब आपने एसेट इस्तेमाल किया आपने कितनी वैल्यू एसेट की गिराई है, कौन बताएगा। एक फर्नीचर 60,000 का खरीदा था, 4 साल इस्तेमाल किया, उसकी वैल्यू रह गई 20,000 रुपये। तो हमने इस्तेमाल करने की वजह से फर्नीचर की कितनी वैल्यू गिराई है, फर्नीचर की कितनी वैल्यू गिराई है हमने, कौन बताएगा। 4 सालों में हमने फर्नीचर की कितनी वैल्यू गिराई। 40K, 40,000। इलियास कह रहे जी 40,000, कह रहा कह रही 40,000, ज्यादा बच्चे कह रहे हैं 40,000। सही कह रहे हो। ये आपने 40,000 कैलकुलेट कैसे किया पता है, आपने 60 और 20 का डिफरेंस लिया। आपने क्या किया है, आपने कॉस्ट में से माइनस की है रेसिडुअल वैल्यू, यानी कि आपने 60,000 में से माइनस किया 20,000 और ये आपके पास आ गया 40,000। आपको पता है इस चीज का भी नाम है, इस जैसे 60,000 का नाम क्या था, कॉस्ट। इस 20,000 का नाम था रेजिडुअल वैल्यू। इस 40,000 रुपये का भी नाम, इसको कहते हैं डेप्रीशिएबल अमाउंट। डेप्रीशिएबल अमाउंट। याद है जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कहा था डेप्रिसिएशन का कुछ मतलब ऐसा है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन का मतलब कुछ इस तरह से होता है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट डिप्रिसिएशन का मतलब होता है। तो डिप्रिशिएबल अमाउंट, डिप्रिशिएबल अमाउंट क्या हो गई, जो अमाउंट गिरी। डिप्रिसिएशन का मतलब फॉल होता है, तो गिरने वाली अमाउंट, डिप्रिसिएशन का मतलब फॉल होता है, तो गिरने वाली अमाउंट कितनी, 40,000। तो इसलिए क्या कर दिया, इसको कहा डिप्रिशिएबल अमाउंट। गिरने वाली कीमत कितनी है, 40,000। तो ये, अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है, एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 120,000 और उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 20,000। मुझे डेप्रीशिएबल अमाउंट बता सकते हैं आप क्या है, यानी कि ओवर द यूजफुल लाइफ उस एसेट की कीमत में कितनी कमी आएगी। 1 लाख, वेरी गुड, 1 लाख। कैसे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट है 120,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1 लाख। चलिए इसकी मैं आपको ना यूजफुल लाइफ बताता हूँ। इसकी यूजफुल लाइफ है 4 इयर्स। ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिखी है इसमें एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है, 4 इयर्स। अगर मैं बनाऊं ऐसे इसकी टाइम लाइन, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 120,000 और इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू रह गई है 20,000। एग्री करते हैं आप। ये स्टार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ है, इसको हम कहेंगे एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ये जो स्टार्ट और यूजफुल लाइफ पे वैल्यू है 120,000, जिसको कॉस्ट कहते हैं और इसको रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। इस सारे टाइम पीरियड में, इन 4 सालों में, ओवर 4 इयर्स एसिड की वैल्यू में ड्रॉप आएगी 120,000 माइनस 20,000, आप लोगों ने कह दिए थी 1 लाख। 1 लाख, ठीक है जी। टोटल फॉल ओवर यूजफुल लाइफ, और इस टोटल फॉल ओवर यूजफुल लाइफ का एक नाम हमने दिया हुआ है डेप्रीशिएबल अमाउंट। यहाँ तक सारी कहानी क्लियर। मुझे एक बात बताओ, फॉल इन 1 ईयर कितना है।
एक साल में कितनी कमी है? एक जवाब आया है, आयशा का 25,000, नूर का 25, रहमान, इलियास 25,000, 25,000। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपने कैसे किया बताए? आपने कहा 4 सालों में, 4 सालों में 1 लाख रुपया वैल्यू गिरी है, तो एक साल में कितनी वैल्यू गिरी होगी? 1 लाख डिवाइडेड बाय 4। ये जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है, यानी कि आपने फॉल इन 1 ईयर कैसे निकाला, सुने। आपने फॉल इन 1 ईयर निकाला है। आपने क्या, डेप्रीशिएबल अमाउंट, जितनी अमाउंट ने डेप्रीशिएट होना है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 25,000। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। इस फॉल इन 1 ईयर, इस फॉल इन वन ईयर का भी एक नाम है, इस फॉल इन 1 ईयर का भी एक नाम है। इसको कहते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन, ये होता है डेप्रीसिएशन। एक साल में जो फॉल आता है उसे कहते हैं डेप्रीसिएशन। नहीं समझ आ रही है आपको? हमने क्या पढ़ा? कॉस्ट, वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू, वैल्यू एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, डेप्रीशिएबल अमाउंट, टोटल फॉल in value of asset over its useful life. Total fall in the value of asset over its useful life, depreciable amount। depreciation क्या है? depreciation क्या है? depreciation है जनाब, fall in the value, fall in the value of asset in 1 year। एक साल में जो एसेट की वैल्यू में फॉल आता है उसे डेप्रीसिएशन कहते हैं, उसे डेप्रीसिएशन कहते हैं। ठीक है जी। यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ क्या होता था? नंबर ऑफ ईयर्स एसेट यूज्ड बाय बिजनेस। सही है जी। डेप्रिशिएबल अमाउंट का एक फॉर्मूला है, याद रखना है, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है depreciable amount divided by useful life। ठीक है। क्या सब बच्चों को क्या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, क्या आप सब बच्चों को ये 5 चीजें क्लियर है? क्या आप सब बच्चों को ये 5 चीजें क्लियर है? चल गुड, वेरी गुड। एक और चीज सीखें, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। accumulated depreciation, accumulated depreciation, total for
टोटल फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट एट ईच ईयर एंड, इसे कहेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। टोटल फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट एट ईच ईयर एंड, इसे कहेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, टोटल फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट एट ईच ईयर एंड, इसे कहेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये 6 चीजों पे आपने ग्रिप बनानी है। यूजफुल लाइफ कॉस्ट, रेसिडुअल वैल्यू, डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसके नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, एक्यूमुलेट करने का मतलब किसी चीज को कंबाइन करना। कंबाइन करना, इसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अभी समझाता हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है क्या। एक एसेट है, ये वही एग्जांपल दे रहे हैं दोबारा से, इसकी यूजफुल, ये वाली लेते हैं एग्जांपल। एसेट है उसकी, तीन चीजें हैं, तीन तीन चीजें हैं, ठीक है, तीन तीन का ग्रुप है। एक है कॉस्ट, एक है यूजफुल लाइफ, एक है रेसिडुअल वैल्यू। ये तीन चीजें आपको मैं दिया करूंगा, अगली तीन चीजें आपने आपने मुझे बतानी है, ठीक है। कॉस्ट, यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू, तीन चीजें मैं आपको दिया करूंगा। डेप्रिशिएबल अमाउंट, उसके बाद डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये तीन चीजें आप दिया करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है, वही मैं कहता हूँ 60,000 है, 80,000 मिल रहा है। यूजफुल लाइफ है 3 years, रेसिडुअल वैल्यू है 20,000, ठीक है। डेप्रिशिएबल अमाउंट और डेप्रिसिएशन तो देना मुझे पहले, अब फिर आगे चलेंगे। डेप्रिशिएबल अमाउंट और डेप्रिसिएशन तो दें, एक ही मैसेज में लिखना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट और डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएबल अमाउंट आपने दी, डेप्रिशिएबल अमाउंट आती है कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू करने से। आपने कहा जी सर 80,000 माइनस 20,000, तो 60,000 वैल्यू ऐसी है जो ड्रॉप करेगी। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब कितनी वैल्यू एसेट की ड्रॉप करेगी ओवर द यूजफुल लाइफ, इसे कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएशन आती है, डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएशन आती है डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यानी कि 60,000 रुपए 3 सालों में वैल्यू गिरेगी, तो एक साल में कितनी वैल्यू गिरेगी, इसे कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट, इसे कहते हैं टोटल फॉल। डेप्रिसिएशन होता है फॉल पर ईयर, एक साल में कितनी वैल्यू गिरेगी। तो ये आपके पास आएगी जी 60,000 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 20,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आप कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या थी, दोबारा टोटल फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट एट ईच ईयर एंड। वैल्यू ऑफ एसेट में टोटल फॉल कितना है हर ईयर एंड पे, इसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। हर ईयर एंड पे टोटल फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। देखो जहां पर टाइम लाइन बनाते हैं, यूजफुल लाइफ है इस सवाल में 3 साल, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। हुआ यह है कि पहले साल एसेट की वैल्यू में कितना फॉल आएगा, पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी है 30,000, 20,000। पहले साल एसेट की वैल्यू में कितनी डेप्रिसिएशन लिखेंगे 20,000। दूसरे साल कितनी वैल्यू गिरेगी 20,000। तीसरे साल कितनी वैल्यू गिरेगी 20,000। कोई शक, पहले साल कितनी वैल्यू गिरेगी 20,000, दूसरे साल कितनी वैल्यू गिरेगी 20,000, तीसरे साल कितनी वैल्यू गिरेगी 20,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसको मैं शॉर्ट शॉर्ट करके ना एडी लिखूंगा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन को मैं शॉर्ट करके डेप लिखूंगा पूरे चैप्टर। इसको मैं डेप लिखूंगा, इसको मैं डीए लिखूंगा। डेप्रिशिएबल अमाउंट डीए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एडी यूज करूंगा, और डेप्रिसिएशन के लिए मैं डीईपी का वर्ड यूज करूंगा। तो आपको पता चल जाएगा तीनों का।
डीए का मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप का मतलब डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए मैं एडी का वर्ड यूज करूँ, एडी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पे गौर करते हैं और फिर हम निकालते हैं। टोटल फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट एट ईच ईयर एंड, टोटल फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट एट ईच ईयर एंड। पहला साल जब गुजरा ना तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 20,000। जब दूसरा साल गुजरा ना तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी ये 20,000 और ये 20,000। ये हो गई 20,000 पिछली और 20,000 अगली, 40,000। टोटल फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट एट ईच पीरियड ईयर एंड। 2 साल गुजरने के बाद टोटल फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट कितना आ चुका है? 40,000। तो दूसरे साल के एंड पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई 40,000। तीसरे साल के एंड पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई, ये तीनों को कंबाइन करके कितनी? 60,000। तो जितने यूजफुल लाइफ होगी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका ये है कि आप यूजफुल लाइफ लिखेंगे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और एडी पहले साल 20,000, दूसरे साल 40,000, तीसरे साल 60,000। कुछ समझ आइए बात? क्यों मस्तानी, एक और एग्जांपल करते हैं। कॉस्ट, यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट है 100,000, रेजिडुअल वैल्यू है 20,000, यूजफुल लाइफ है 4 years। तीन चीजें मैंने आपको दी हैं, तीन चीजें आप मुझे दे देंगे, ठीक है? डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए मैं आपके लिए आसानी कर दूंगा कि आप ईयर्स लिख लें, 1 2 3 4, क्योंकि अब यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 years। डेप्रिसिएशन लिख लें जो आप यहाँ पे फाइंड करेंगे, और फिर आपके लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ। चलो जी, जल्दी से फिल करें इसको। तो चलो ये मैं करा दूँ। डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगी कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, 80,000। डेप्रिसिएशन आएगी जी हमारे पास, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 20,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल भी 20,000, दूसरे साल भी 20,000 वैल्यू गिरेगी, तीसरे साल भी 20,000, चौथे साल भी 20,000। मगर ये डेप्रिसिएशन है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। हर साल 20,000 रुपये वैल्यू गिरेगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आएगी समझो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? आप ये कहोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, 40,000, 60,000 और 80,000। ये आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? टोटल फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट एट ईच ईयर एंड, एट ईच ईयर एंड। अब मुझे आप लोगों ने बताना है, पहली, फर्स्ट, 2 3 4 5 6, ये तीन चीजें आपको हमेशा, ये तीन चीजें आपको गिवन होंगी, ये तीन चीजें आपको फाइंड करनी है। किसी बच्चे को कॉस्ट, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट चीज समझ आ रही है बातें? चलो आगे चलो। गुड, वेरी गुड। एक काम कर दो, थोड़ा मुझे तसल्ली हो जाएगी। मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दो चारों तरफ, बस ये काम करो, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि समझ आ गई।
ये चैट बॉक्स में मुझे बता दो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4%। गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम लोग तो बड़े स्मार्ट लोग हो। 30,000। अब मजीद जमा हो गई 60,000, मजीद जमा हो गई 90,000, और मजीद जमा हो गई 120,000। ठीक है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट, नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ एसेट। फर्दर दो तरह की नेट बुक वैल्यूज हैं, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू और क्लोजिंग। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट वर्सेस वैल्यू। इनमें जमीन और आसमान का डिफरेंस है। एसेट की कॉस्ट में और एसेट की वैल्यू में डिफरेंस होता है। जबकि मैं वर्ड वैल्यू का वर्ड यूज कर रहा हूं तो वो वैल्यू का वर्ड डिफरेंट है। सही है जी। ये बात आपने समझनी है कि जब भी मैं वैल्यू का वर्ड यूज कर रहा हूं तो वैल्यू का मतलब डिफरेंस है। कॉस्ट और वैल्यू आर डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों चीजें क्या हैं? कॉस्ट और वैल्यू आर डिफरेंट। कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगी और जो वैल्यू है ये डिक्रीज होती रहेगी ओवर यूजफुल लाइफ। क्या ख्याल है? कॉस्ट पर भी जितने का खरीदा है, एक मोबाइल आपने लिया, आपसे दोस्त से पूछा यार ये कितने का लिया था, आपने कहा 80,000 का। 2 साल बाद पूछेगा भाई कितने का लिया था, आप कहोगे 80,000 का। 3 साल बाद पूछेगा भाई ये मोबाइल कितने का लिया था, 80,000 का। तो कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगी, मगर जो पहले दिन मोबाइल की वैल्यू थी वही 2 साल बाद रहेगी? नहीं, वैल्यू में चेंज आता रहेगा, वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी ओवर यूजफुल लाइफ। और कॉस्ट जो होगी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कॉस्ट कांस्टेंट। तो कॉस्ट और वैल्यू का वर्ड जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। सही है। तो वैल्यू, नेट बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग वैल्यू ऑफ एसेट। दो तरह की नेटबुक वैल्यूज हो सकती हैं। क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू यानी कि रिमेनिंग वैल्यू ऑफ एसेट एट पीरियड एट ईयर एंड। रिमेनिंग वैल्यू ऑफ एसेट एट ईयर एंड पे जो एसेट की रिमेनिंग वैल्यू है उसे कहेंगे क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू। और प्रीवियस ईयर और ओपनिंग नेटबुक वैल्यू क्या होगी? ये जो क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू होगी ये अगले अकाउंटिंग ईयर में ओपनिंग नेटबुक वैल्यू बन जाएगी। ये जो क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू होती है ये अगले अकाउंटिंग पीरियड में ओपनिंग नेटबुक वैल्यू बन जाती है। ये जो ओपनिंग नेटबुक वैल्यू होती है ये वैल्यू ऑफ एसेट होती है एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। ये होती है वैल्यू ऑफ एसेट एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, और या प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग
नेट बुक वैल्यू, जैसे पिछले अकाउंटिंग ईयर के बैलेंसेस अगले अकाउंटिंग पीरियड के, पिछले साल के क्लोजिंग अगले अकाउंटिंग पीरियड के ओपनिंग बैलेंसेस बन जाते हैं, इसी तरह पिछले साल की जो क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू होगी वो अगले अकाउंटिंग पीरियड की ओपनिंग नेटबुक वैल्यू बन जाएगी। मुझे पता है बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही है, बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही है, परेशान नहीं होना, सब चीजों को क्लियर करते हैं। अच्छा जी। दो चीजें और याद रखिए। अच्छा, अब बच्चों तुम लोगों को एक बात सीखनी, नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू का मतलब वैल्यू, नेट बुक वैल्यू का आसान मतलब एसेट की वैल्यू, एसेट की वैल्यू, एसेट की वैल्यू। कॉस्ट और वैल्यू में फर्क है। वैल्यू एसेट की औकात, कॉस्ट एसेट कितने की खरीदा था, वैल्यू एसेट की ओवर द यूजफुल लाइफ कम होगी, कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। ठीक है जी। नेट बुक वैल्यू वैल्यू को ही कहते हैं, नेट बुक वैल्यू का नाम फैंसी है, नेट बुक वैल्यू वैल्यू को कहते हैं, एसेट की औकात के। स्टार्ट जब यूजफुल लाइफ हो रही है तो एसेट की औकात वही है जितने का उसने खरीदा है एसेट, तो नेट बुक वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ द ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट। और रेजिडुअल वैल्यू एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, जब यूजफुल लाइफ एंड हो रही है तो एसेट की वैल्यू क्या है, जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू, क्योंकि वो वैल्यू है। रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन भी तो यही थी ना, रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन क्या थी, रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन थी वैल्यू एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। तो नेट बुक वैल्यू वैल्यू को कहते हैं, नेट बुक वैल्यू वैल्यू को कहते हैं। तो नेट बुक वैल्यू एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ किसकी इक्वल हो जाएगी, रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट कहते हैं वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ, तो वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ किसकी इक्वल होगी, यूजफुल लाइफ के स्टार्ट पे वैल्यू कॉस्ट में। तो ये दोनों बातें दोबारा से उसी तरह पर डिफरेंट अंदाज से पेश करो। नेटबुक वैल्यू का मतलब रिमेनिंग वैल्यू ऑफ एसेट एट यूजफुल लाइफ, क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू का मतलब रिमेनिंग वैल्यू ऑफ एसेट एट ईयर एंड, ओपनिंग नेटबुक वैल्यू का मतलब वैल्यू ऑफ एसेट एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। और नेटबुक वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ हमेशा इक्वल रहेगी कॉस्ट के, नेटबुक वैल्यू एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ हमेशा इक्वल रहेगी रेसिडुअल वैल्यू के। समझ जाओ इस बात को। अब इसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, इसकी आपको प्रैक्टिस कर, इधर ऊपर एक क्वेश्चन किया हमने, ये जो मैंने आपको एग्जांपल लिखी, ये करते हैं, ये नया बना लेते हैं यार, हमें क्या, कॉस्ट यूजफुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट है 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू है 40,000। ठीक है जी, यूजफुल लाइफ 3 years। depreciable amount, depreciable amount is equal to cost minus residual value, 1 लाख minus 40,000, ये आपके पास आ गई 60,000। और डेप्रीसिएशन आपके पास आ गई, डेप्रीशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ is equal to 60,000 divided by 2 years equals to 20,000। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है बात। अच्छा, अब मैं आपको एक टेबल से समझाता हूँ।
हम ईयर लिख लेते हैं, 1 2 3। ओपनिंग नेटबुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू। ईयर वन, ईयर वन, ईयर वन जब स्टार्ट हो रहा है, ईयर वन जब स्टार्ट हो रहा है, तो ईयर वन के स्टार्ट में जो एसेट की वैल्यू है, ईयर वन के स्टार्ट में जो एसेट की वैल्यू उसे कहेंगे ओपनिंग नेटबुक वैल्यू। और ईयर वन के एंड पे जो एसेट की वैल्यू है उसे क्या कहेंगे, क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू। से सब बच्चों को क्लियर हो रही है बात, क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू और ओपनिंग नेटबुक वैल्यू से। वैल्यू ऑफ एसेट एट स्टार्ट ऑफ द ईयर ओपनिंग नेटबुक वैल्यू, वैल्यू ऑफ एसेट एट एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू। तो आपने एसेट खरीदा, उसकी यूजफुल लाइफ है 3 साल। जब उसको नया नया खरीदा, अभी यूजफुल लाइफ स्टार्ट होनी है, पहला साल उसको होना है, उस पहले साल के शुरू में एसेट की वैल्यू होगी, उसको कहेंगे ईयर वन की ओपनिंग नेटबुक वैल्यू। और वो जो पहले साल के एंड पे एसेट की वैल्यू होगी उसे कहेंगे ईयर वन की क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू। अब ईयर वन के स्टार्ट में, पहले साल के स्टार्ट में यूजफुल लाइफ भी असल में स्टार्ट हो रही है, तो नेटबुक वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ द यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू कॉस्ट। तो इसका मतलब है अगर ये एसेट है जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, तो ओपनिंग नेटबुक वैल्यू भी कितनी होगी, 1 लाख रुपीज। सबको ये बात समझ आ रही? और हर साल इस एसेट की वैल्यू में 20,000 रुपए की कमी आनी है, ये डेप्रिसिएशन। तो पहले साल में इस एसेट की वैल्यू में 20,000 कमी आएगी, तो पहले साल के एंड पे इसकी कितनी औकात रह जाएगी, 1 लाख का लिया था जो उसकी कॉस्ट की इक्वल था, ये कॉस्ट की इक्वल था, ठीक है। उसमें से अब कॉस्ट तो सेम रहनी है मगर वैल्यू चेंज होगी। शुरू में स्टार्ट ऑफ द यूजफुल लाइफ में वैल्यू इक्वल टू कॉस्ट थी, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट का मतलब ही वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ होता है, दोनों एंगल से अगर देखें एक ही बात है। उसमें से 20,000 एसेट की वैल्यू में फॉल आया, एसेट की वैल्यू बकाया कितनी रह गई, कौन बताए, 80,000। ये 80,000 ईयर वन के एंड पे क्लोजिंग नेटवर्क वैल्यू, क्योंकि उस पूरा साल एसेट इस्तेमाल करने से 20,000 एसेट की कमी हो गई। अब ये जो 80,000 है, ये समझने की बात ये है कि ये 2000, ये पहले साल की क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू है, ये दूसरे साल की ओपनिंग नेटबुक वैल्यू बन जाएगी 80,000। क्योंकि हमने कहा था ओपनिंग नेटबुक वैल्यू, वैल्यू ऑफ एसेट एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर तो पिछला साल है तो प्रीवियस ईयर्स की जो क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू होगी, दरअसल वो आपके ओपनिंग नेटबुक वैल्यू होगी दूसरे साल में। डेप्रिसिएशन हर साल एसेट की कीमत कितनी गिरी है, 20,000 रुपए। तो अब एसेट की वैल्यू रह गई कितनी, 80,000 दूसरे साल के स्टार्ट में वैल्यू थी, दूसरे साल मजीद 20,000 रुपये वैल्यू गिरी, कितनी रह गई, 60,000। वेरी गुड, 60,000। अब ये जो 60,000 वैल्यू है, ये जो 60,000 वैल्यू है, ये ईयर थ्री के स्टार्ट में भी 60,000 ही होगी। ईयर थ्री में दोबारा से 20,000 वैल्यू गिर गई, तो क्लोजिंग नेटवर्क वैल्यू क्या हो गई, 40। अब चौथा साल नहीं जाना क्योंकि यूजफुल लाइफ तीसरे साल पे एंड हो गई, यहाँ पर तीसरे साल पे एंड हो गई, सही है जी। ये जो पॉइंट था ना 100,000, ये कॉस्ट था, और ये स्टार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ था, ठीक है। तो आप ये देखो, स्टार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ पे नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, ये आपने हमेशा रखनी है। और जब यूजफुल लाइफ एंड हो रही है, यहाँ पे तीसरा 3 साल ही थी ना, तो क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू आ गई, तीसरा एंड हो गया। एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पे नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू। कुछ समझ आई बात, कुछ बात समझ आई? इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाए तो ये कुछ इस तरह से बनेगी, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। यहाँ पर एसेट की वैल्यू थी 1 लाख, यहाँ पर वैल्यू रह जानी है इसकी तीसरे साल के एंड पे 40,000, ठीक है। ये इसी को कॉस्ट कहते थे, इसी को रेजिडुअल वैल्यू कहते थे। पहला साल खत्म हुआ, एसेट की वैल्यू रह गई 80,000, दूसरा साल खत्म हुआ, एसेट की वैल्यू रह गई 60,000, क्योंकि इसमें 20,000 कमी आई, 80,000 रह गई, 80,000 में से मजीद 20,000 कमी आई, 60,000 रह गई, तीसरे साल मजीद 20,000 की कमी आई, 40,000 रह गई। आप लोगों ने ये नहीं सोचना आप लोगों ने सवाल कैसे करने हैं।
हमें पेपर में कैसा एमसीक्यू आएगा। आप लोगों ने बस ये बताना है कि बस जो बातें मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों को समझ आ रही है, ऊपर से तो नहीं गुजरी, बस ये काम करना है। ये नहीं सोचना कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे तो होगा ही नहीं, हम सवाल किस तरह से पूछा जाएगा, एमसीक्यू कैसा आएगा, ये सोचना ही नहीं है। बस ये बताओ ये बातें जो मैं कर रहा हूँ उन लोगों के ऊपर से तो नहीं ना गुजरी, अगर ऊपर से नहीं गुजरी तो बस ठीक है। हमारा पिछला टॉपिक जो था बैड एंड डाउटफुल डेट्स, उसमें हमने थोड़ा सा रट्टे का सहारा लिया था, फिर हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ गए थे, और यहाँ पर हम साथ साथ कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, हम एक दिन भी रट्टे का सहारा नहीं लेंगे, यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होने चाहिए। तो टेक्निकली आपको मैंने कितनी बातें बता दी हैं अभी तक। मैंने आपको एसेट की मैंने आपको कॉस्ट, यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू, और डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और नेट बुक वैल्यू, कितनी चीजें हो गई? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 7 चीजें करा दी हैं। और कोई 10-15 10-20% तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है ना, हल्का फुल्का क्या है क्या होता है। गुड, वेरी गुड। अब मैंने आपको ना इस डेप्रिसिएशन की थोड़ी डिटेल बतानी। डेप्रिसिएशन की असल डेफिनेशन ये है, असल डेफिनेशन। एक तो गोली वाली है ना, गोली करा दी, एक तो आसान डेफिनेशन है, एक तो आसान डेफिनेशन है। आसान नहीं कहते यार, एक तो ये है ना कि यार फॉल इन 1 ईयर, ठीक है, बेसिक कह देते हैं। बेसिक डेफिनेशन ये है कि फॉल इन 1 ईयर, ठीक है, कि एसेट की वैल्यू में जो फॉल 1 साल के अंदर आ रहा है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसकी थोड़ी सी एडवांस्ड डेप्रिसिएशन है, मगर जरूरी नहीं एक चीज एडवांस है तो मुश्किल होती है, ये बात आपने याद रखनी है। जरूरी नहीं होता है कि एक चीज एडवांस हो तो वो मुश्किल है, बेसिक है तो आसान, जरूरी नहीं है। हाँ, बेसिक चीज आती है तो एडवांस आसान हो जाएगी। तो एडवांस बात ये है कि डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन की, एक फॉर्मल डेफिनेशन है, उसमें कहते हैं सिस्टेमेटिक सिस्टेमेटिक एलोकेशन ऑफ depreciable amount over assets useful लाइफ। अब अगर आपको एमसीक्यू है उसमें दोनों डेफिने उसने लिखे जी व्हाट इज डेप्रिसिएशन, और आपके पास दो ऑप्शंस हो, लेट्स सपोज एक में बेसिक डेफिनेशन हो, एक में एडवांस्ड डेफिनेशन हो। बेसिक डेफिनेशन और एडवांस डेफिनेशन, तो आप एमसीक्यू का कौन सा आंसर टिक करेंगे, बेसिक या एडवांस? कॉमन सेंस। अगर आपको एक एमसीक्यू आता है डेप्रिसिएशन को डिफाइन करें, तो आप बेसिक वाली डेफिनेशन डिफाइन करेंगे कि एडवांस वाली करेंगे? यस, एडवांस की मौजूदगी में बेसिक की इतनी अहमियत नहीं है। सही है जी। अब भाई तुम्हारे सामने दो बंदे आ गए, एक मैट्रिक फेल हो और एक बंदे ने सीए किया हो क्वालिफाई, तो तुम किसकी बात को तरजीह दोगे? ठीक है, डिपेंड करता है, अकाउंटेंसी की बात हो रही है, एक ने बीकॉम किया हुआ है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और दोनों से आपने किसी ने आपने अपना कोई फाइनेंशियल मसला डिस्कस करना, तो किससे करोगे भाई? सीए से करोगे। तो समझ रहे हो ना, जब एक एडवांस चीज आ जाएगी तो बेसिक चीज को साइड पे कर देंगे, और तो बेसिक चीज सेंस बनाती है। तो ये बड़ी कंफ्यूजन आती है, कभी कभार एमसीक्यू आता है एग्जाम में और उसमें एक बेसिक डेफिनेशन है, एक एडवांस डेफिनेशन है, तो एडवांस डेफिनेशन को हमेशा हम टेक किया करें। बेसिक डेफिनेशन इसलिए होती है ताकि आपको एडवांस तक लेके जाया जा सके, वो तो एक ब्रिज का काम कर रही होती है एडवांस तक पहुंचाने के लिए। बारह इसको साइड पे करते हैं। अब एडवांस वाली डेफिनेशन भी असल में मैंने आपको बताया, किसी चीज का एडवांस होने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज मुश्किल है, ये भी बहुत आसान बात है। सिस्टेमेटिक एलोकेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे दो बच्चे हैं, लेट्स सपोज, वाकई में दो बच्चे हैं वैसे, मेरे दो बच्चे हैं और ईद आ गई है, और मैंने उन दोनों बच्चों को ईदी देनी है, दोनों बच्चों में मैंने ईदी बांटनी है और मेरे पास 1000 रुपये पड़े हैं। तो मैं कैसे ईदी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ? मैं एक को 500 दे देता हूँ और अगले को भी 500 दे देता हूँ।
तो इसको कहूंगा कि मैंने दोनों में 1000 रुपया बांटा है और सिस्टमेटिकली एलोकेट किया है। और क्या सिस्टम फॉलो किए, क्या सिस्टम फॉलो किए? एक सिस्टम ये हो सकता है कि हमने क्या किया, इक्वली मैंने क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। भाई मुझे मोटे मार्कर पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। सिस्टम हमने क्या फॉलो किया कि मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। चार दोस्त पिज्जा खाने गए, पिज्जा आया, उसके 4 स्लाइसेस थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में हमने इक्वली क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसे कहते हैं सिस्टमैटिक एलोकेशन। और सिस्टमैटिक एलोकेशन में सिस्टम कौन सा फॉलो किया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का। समझ रहे हो बात? तो डेप्रिसिएशन असल में क्या है, एक सिस्टमैटिक एलोकेशन है। सिस्टमैटिक एलोकेशन है। सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब, एलोकेट का मतलब बांटना, बांटी डेप्रिसिएशन एक सिस्टम के तहत किस चीज को बांटा था, बांटा किस चीज को था, डेप्रिशिएबल अमाउंट को हमने। और किस पे बांटा था, ओवर द एसेट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ के हर हिस्से में इक्वली सिस्टमैटिक एक सिस्टम के तहत आपने क्या की थी, डेप्रिसिएशन एलोकेट कर दी थी। इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन, सिस्टमैटिक एलोकेशन और डेप्रिसिएशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर एसेट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है जी। अब ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम कई हो सकते हैं। सिस्टम नंबर 1 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी हो सकता है। दूसरा कोई और भी हो सकता है। और तीसरा इसके अलावा भी हो सकते हैं, जो कि आज हम पढ़ेंगे। आपको एक बात से बात बता दूं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम आपने पढ़ लिया। वो जो इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, उसमें क्या सिस्टम अप्लाई होता था, ये आप पढ़ चुके हैं, इसको मैंने आपको सिखा भी दिया है। अकाउंटिंग में इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाले सिस्टम का नाम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। अकाउंटिंग में इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाले सिस्टम का नाम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। और आपने अभी तक मुझे जो डेप्रिसिएशन मेथड सिखाया है ना, बल्कि आपसे ही मैंने पूछा था ना डेप्रिसिएशन कितनी, आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई अगर यहाँ पर हम ग्राफ बनाएं और यूजफुल लाइफ रखें, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और यहाँ पे 20,000 रुपया आप डेप्रिसिएशन रखें, तो पहले साल भी 20,000 रुपया, दूसरे साल भी 20, तीसरे साल भी 20, तो लाइन एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सही है जी। इसलिए इस मेथड का नाम उन्होंने रख दिया स्ट्रेट लाइन मेथड, जहां पर डेप्रिशिएबल अमाउंट को ओवर द एसेट यूजफुल लाइफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये देखो, depreciation methods, systematic allocation of depreciable amount can be done by different methods। ये जो सिस्टमेटिक एलोकेशन है मुख्तलिफ तरीकों से की जा सकती है। उसमें से पहला तरीका है स्ट्रेट लाइन मेथड, और इसको मैं टिक कर रहा हूँ, यानी कि ये आपको आता है। इन दिस मेथड द depreciable amount is charged in equal amounts in each reporting period। रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब आपने याद रखना है, इन ईच अकाउंटिंग पीरियड, आप समझ लें, इन ईच अकाउंटिंग पीरियड ओवर द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट द डेप्रिशिएबल अमाउंट इक्वली ओवर यूजफुल लाइफ। इसका डेप्रिसिएशन फॉर्मूला क्या है, ये आपको आता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ये क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। दूसरा भी छोड़ दें, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। सही है। इससे आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाती है, इससे आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाती है। अब एग्जांपल 2A करते हैं जरा। एग्जांपल 2A है, एसेट की कॉस्ट है 600, यूजफुल लाइफ है 5 ईयर, रेजिडुअल वैल्यू है 50, डेप्रिसिएशन मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, ये आपको आता है। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ईच ईयर। सिर्फ पहला पार्ट कर दें, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे करना। सिर्फ मुझे आप पहला पार्ट कर दें। 110। अच्छा,
आपने कहा भाई सर देखें डेप्रिसिएशन तो सब सिंपल ऐसे आएगी। पहले हम डेप्रिशिएबल अमाउंट ने कहा है, इसको मैं इधर ले लेता हूँ। हम पहले डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालते हैं, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू करके। कॉस्ट है 600, रेसिडुअल वैल्यू है 50, ये आपके पास 550 आ गया। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू depreciable amount divided by useful life। depreciable amount आपके पास 550 है, यूजफुल लाइफ आपका 5 years है, 110 है। ठीक है। अच्छा, ये बात तो आपको समझ आई। डेप्रिसिएशन रेट क्या होता है? डेप्रिसिएशन रेट पहले समझ लें। डेप्रिसिएशन रेट इन एसएलएम, एसएलएम का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, मींस के डेप्रिसिएशन कॉस्ट की कितने परसेंट है। डेप्रिसिएशन रेट इन स्ट्रेट लाइन मेथड मींस के डेप्रिसिएशन कॉस्ट के कितने परसेंट है। इसका एक मुश्किल फॉर्मूला भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है, वो याद करना, वो याद कर लो, मुझे कोई मसला नहीं। मगर मुझे ज्यादा फॉर्मूला याद कराने की आदत नहीं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन रेट का मतलब ये होता है कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट के कितने परसेंट है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट के कितने परसेंट है। तो ये कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? डेप्रिसिएशन रेट आएगा डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट। सिंपल। डेप्रिसिएशन रेट डेप्रिसिएशन कॉस्ट के कितने परसेंट है, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन कितनी है? 550। कॉस्ट कितनी है? 600। ओ सॉरी, 110 है डेप्रिसिएशन। 110, 110 डिवाइड बाय 600, 18.33%। इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन रेट, इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। इन्हें इतनी आसान है। मैं आपको बताता हूँ कि एसेट की कॉस्ट है 800, और रेट है और डेप्रिसिएशन है 200। मुझे आप डेप्रिसिएशन रेट बताएं। कॉस्ट है 800, डेप्रिसिएशन है 200, डेप्रिसिएशन रेट क्या होगा? डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट। डेप्रिसिएशन कॉस्ट के कितने परसेंट? 200 800 का कितने परसेंट है? क्या आता है? क्या आता है? 25%। 25%। अच्छा जी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस कॉस्ट को 25 से मल्टीप्लाई करूं, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 800 इंटू 25%। क्या आएगा आंसर? 200। ये 200 क्या है? ये 200 क्या है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को ये ऐसे भी निकाल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। ये आपके नोट्स में असल में दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन फॉर्मूला ऐसे भी आ सकता है कि कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, या फिर कॉस्ट को डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई करो। ये डेप्रिसिएशन फॉर्मूला है। कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कर लो, या एक रेट निकाल के रख लो, और जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट को रेट से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, मैंने आपको एक और क्वेश्चन देना है। एसेट की कॉस्ट है
100, रेसिडुअल वैल्यू है 0, यूजफुल लाइफ है हमारे पास 5 years। ठीक है जी। मुझे आपने डेप्रीशिएबल अमाउंट, ये चारों वैल्यूज आपने एक ही मैसेज में करना है, डेप्रीसिएशन और डेप्रीसिएशन रेट। ये तीन चीजें, बल्कि चार नहीं, सॉरी, ये तीन चीजें आपने मुझे बतानी। ठीक है, यहाँ पर मेथड लिख देता हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड। चले जी जल्दी से। 120%। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डिप्रिशिएबल अमाउंट, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, 100 - 0 = 100। depreciation depreciation amount divided by useful life, 100 divided by 5 = 20। depreciation rate, depreciation divided by cost, depreciation है हमारे पास 20 divided by 100 = 20%। गुड, वेरी गुड। 20% और 0.2 दोनों ठीक। चलिए, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हमने करनी है एग्जाम्पल 3 है। Plant bought on 1st January 2021 for rupees 100,000. Expected useful life of 5 years. Residual value of rupees 10,000. The entity year ends on 31st December. Required है using the straight line method. Calculate the amount of annual depreciation and carrying amount along with accumulated depreciation for the year 2021 to 2025। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है हमने, और अमाउंट बतानी है हमने एनुअल डेप्रिसिएशन की और कैरिंग अमाउंट की, अलोंग विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2021 टू 2025। अच्छा, कैसे करना है देखते हैं। अच्छा, ये कैरिंग अमाउंट लिखा हुआ है, एक वर्ड कैरिंग अमाउंट का मतलब नेट बुक वैल्यू होती है। उन्होंने हमें कहा कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है, एसेट की एनुअल डेप्रिसिएशन निकालो, कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू निकालो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकालो 2021 से लेके 25 तक। तो आपने एक टेबल याद रखना, वो टेबल बनाएंगे तो हमारे लिए डाटा पुट करना बहुत आसान हो जाएगा। ईयर 2021, 2022, 2023। जी जी, हाँ वो मसला नहीं। 2024, 2025 हमने ईयर्स लिख दिए। अब हम लिखेंगे ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू जो भी जैसे बनाया था, और फिर हम एंड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते हैं। 2021 में आपने एसेट खरीदा है, 21 में स्टार्ट में वैल्यू एट स्टार्ट और यूजफुल लाइफ क्या होती है, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू नेट बुक वैल्यू स्टार्ट और यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू कॉस्ट। तो एसेट की कॉस्ट कितनी है? एसेट की कॉस्ट है 100,000। ठीक है जी, एसेट की कॉस्ट है, प्लांट खरीदा 1 जनवरी 2021 को 100,000, तो एसेट की कॉस्ट आ गई 100,000। डेप्रिसिएशन कितनी है? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगी डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट है 100,000, रेजिडुअल वैल्यू है हमारे पास 10,000, ये देखो, और यूजफुल लाइफ है 5 years। जी डिप्रिसिएशन बताइएगा जरा, ये साइड पे हमने कैलकुलेट कर ली। 18,000, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन हर साल 18,000 है।
मैं लिख देता हूँ। डेप्रिसिएशन के बाद मैंने आपको क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन लिखना सिखाई भी है। क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू चलो बाद में लिख लेते हैं। 18,000, 22 में कितनी होगी? 18,000 प्लस 18,000, बताते जाओ। 36,000, 36,000 में दोबारा 18,000 ऐड किया, 54,000, 54,000 में मजीद 18,000 ऐड किया, 72,000, 72,000 में मजीद 18,000 ऐड किया, 90,000। अब ओपनिंग नेटबुक वैल्यू है 1 लाख रुपया, 18। अब क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू अगर निकालनी 2021 की, तो आपके पास है ओपनिंग नेटबुक वैल्यू 1 लाख रुपया। एसेट की वैल्यू में कितना फॉल आया? 18,000 का। डिप्रिशिएट करके एसेट की वैल्यू 18,000 से, तो क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू कितनी है? क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू आ गई 82,000। वेरी गुड। अब ये जो क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू 2021 की है, 2022 की क्या बन गई? 82,000 ओपनिंग नेटबुक वैल्यू। उसमें 18,000 का दोबारा से ड्रॉप आ गया, फिर कितनी वैल्यू बनी? 64,000। 2023 में ओपनिंग नेटबुक वैल्यू आ गई 64,000, उसमें 18,000 का दोबारा से ड्रॉप आया, फिर कितनी वैल्यू बन गई? 46,000। 2024 में आ गई वैल्यू 46,000, उसमें 18,000 का दोबारा से ड्रॉप आया, 28,000। मैं आपकी वैल्यूज देख के लिख रहा हूँ, मैं टोटल नहीं कर। 28,000 में से 18,000 दोबारा से ड्रॉप आया, 10,000 रह गई। ओपनिंग नेटबुक, इसको इनको गौर करो, इन दो वैल्यूज को गौर करो। ये है वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ, और ये जो 1 लाख है ये है वैल्यू एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। जो स्टार्ट और यूजफुल लाइफ की वैल्यू है वो इक्वल है कॉस्ट की, और जो यूजफुल लाइफ के एंड पे वैल्यू आ गई आपकी, वो किसकी इक्वल है? कौन बताएगा किसकी इक्वल है? रेजिडुअल वैल्यू। जी बताओ, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, आप लोगों को पता है कि हमारी क्लास जो है ना, वो है, चेक कर लो। हमारी क्लास जो है वो 4 o'clock तक है, पता है ना आप लोगों को। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम एक छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, और फिर हम जो है 4 o'clock तक, ताकि कंटिन्यू कर सकें, या हो सकता है 4:05 या 10 मिनट हो जाए, क्योंकि हमने ना डेप्रिसिएशन मेथड्स आज कवर करनी। तो मुझे आप लोग को ये बताओ कि हम ब्रेक कितनी देर की कर लें? 5 मिनट की करनी है, 10 मिनट की करनी है, कितनी देर की कर लें? जरा बताओ। 10 मिनट की कर लें? चलो ठीक है, 10 मिनट्स की हम ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक करूँगा ये, कि मैं ये मीटिंग एंड कर दूंगा, ताकि ये क्लास बहुत बड़ी ना बन जाए। इस मीटिंग को मैं एंड कर दूंगा, और दोबारा से 3:17 हो गया, 3:25 पे मैं दोबारा से एक मीटिंग स्टार्ट कर लूंगा। सही है, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। अभी मैं ये मीटिंग एंड करूँ। 3:25 पे मैं दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर लूंगा। टेस्ट यार रहमान, थोड़ा डिले करके दे देना यार, आज हमने इस काम को खत्म करना। सही है, ब्रेक ना ना हुई तो वो भी चीज़ें समझ नहीं आएगी। मैं तो करा दूंगा, मगर वो चीज़ें उस तरह से समझ नहीं आएगी। ठीक है, चलो।